D.H. लॉरेंस यानी डेविड हर्बर्ट लॉरेंस इंग्लिश लिटरेचर में, अंग्रेजी साहित्य में, नावल के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में एक युग प्रवर्तनकारी साहित्यकार हैं। लॉरेंस ने न केवल उपन्यास लिखे हैं वरन बहुत ही अच्छी कविताएं लिखी हैं, कहानियाँ लिखी हैं, समालोचना के निबंध लिखे हैं, क्रिटिकल एसेज और बहुत कुछ लिखा है। और वे बहुत ही प्रोलिफिक राइटर थे, बहुत ही ज़्यादा लिखने वाले राइटर थे, लेखक थे। यानी उन्होंने बहुत ही प्रचुर मात्रा में लिखा है। उनको एक जीनियस माना जाता है, बहुत ही बुद्धिमान माना जाता है। लॉरेंस ने नावल के क्षेत्र में पूरी अंग्रेजी साहित्य का परिवर्तन कर दिया। इसके पहले डिकेंस की परंपरा थी, थोड़ी हट करके कुछ अन्य कहानीकार थे, इलियट थे, जॉर्ज इलियट, ब्रॉन्टे सिस्टर्स थीं, थैकरे थे। लेकिन लॉरेंस ने बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन किया और लॉरेंस की तुलना बहुत ही कम लोगों से की जा सकती है। उन्होंने जितने अच्छे नावल लिखे उतनी ही अच्छी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं, लेकिन लॉरेंस को अधिकतर अपने नावल्स के कारण याद किया जाता है। उनका 1913 में प्रकाशित सन्स एंड लवर्स आत्मकथात्मक ऑटोबायोग्राफिकल नावल है और ये उनका बहुत ही प्रसिद्ध नावल है, अंग्रेजी साहित्य का एक प्रसिद्ध नावल है, क्योंकि इस तरह की परंपरा बहुत ही कम थी और एक साइकोलॉजिकल नावल है। वैसे डिकेंस ने डेविड कॉपरफील्ड लिखा है, वो भी ऑटोबायोग्राफिकल है, आत्मकथात्मक है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन में भी आत्मकथा के तत्व मिलते हैं, लेकिन जो D.H. लॉरेंस का नावल है उसमें फ्रायड का जो इडिपस कॉम्प्लेक्स है यानी मदर फिक्सेशन वह मिलता है। ऑटोबायोग्राफिकल तो है ही। तो D.H. लॉरेंस ने नावल की एक धारा ही बदल दी, जो एक बहुत ही शुद्धतावादी प्यूरिटन नावल की परंपरा थी। तो उस परंपरा से हट करके उन्होंने एक द रिलीजन ऑफ ब्लड वाली परंपरा के नावल्स प्रारंभ किए। लेडी चैटरलीज लवर जो उनका नावल है, उसे तो उस समय का समाज, युग, राष्ट्र, देश पचा ही नहीं पाए और बिना किसी परिवर्तन के इसे 1960 में छापा गया, जबकि 1930 में लॉरेंस का निधन हो गया था। तो लॉरेंस को बहुत ज़्यादा उम्र नहीं मिली, लेकिन उनका कृतित्व न केवल महत्वपूर्ण है वरन युग परिवर्तनकारी है। लॉरेंस के जो सारी कृतियाँ हैं, सारी पुस्तकें हैं, सारे नॉवेल्स हैं, सारे निबंध हैं, उनका उल्लेख करना न तो उपयुक्त है और न बहुत ही संभव है, क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा समय की आवश्यकता होगी और वह सामान्य सीखने वाले के लिए वो ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि सामान्य सीखने वाले को, लर्नर को अभी मूलभूत जानकारी ही उचित होती है। तो लॉरेंस के सन्स एंड लवर्स की इस श्रृंखला में
आज हम उनके बारे में बहुत ही संक्षेप से देख लेते हैं और उनके जो जीवन गाथा है उसमें जो नाम आते हैं उनको याद रखना चाहिए, क्योंकि सन्स एंड लवर्स ऑटोबायोग्राफिकल है, आत्मकथात्मक है। तो उसमें जो पात्र आते हैं उन पात्रों की उनकी वास्तविक ज़िंदगी के पात्रों से तुलना बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो आए हम सन्स एंड लवर्स के बारे में थोड़ा सा और समझें। सन्स एंड लवर्स डेविड हर्बर्ट लॉरेंस का तीसरा महत्वपूर्ण उपन्यास है। लॉरेंस साहब का जन्म 11 सितंबर 1885 में एक माइनिंग विलेज यानी जो खदान वाला गांव था ईस्टवुड, नॉटिंघमशायर में पड़ता था, उसमें हुआ था। ईस्टवुड, नॉटिंघमशायर, 11 सितंबर 1885। इनके पिता जॉन आर्थर लॉरेंस थे जो कि एक माइनर थे। जॉन आर्थर लॉरेंस जो कि एक माइनर थे, अच्छी पर्सनालिटी थी और लेकिन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो वे रफ व्यक्तित्व के थे। यद्यपि देखने में तो हैंडसम थे, लेकिन कोयले की खदान में काम करते थे। और उनकी माँ लीडिया गर्ट्रूड लॉरेंस, वे एक प्यूरिटन परिवार से आती थीं और पढ़ी लिखी थीं। तो यद्यपि उनकी शादी जॉन आर्थर लॉरेंस से हो जाती है और उनको वास्तव में पता नहीं होता है कि जो खदान वाले लोग होते हैं उनकी ज़िंदगी इतनी खराब होती है। बाद में उन्हें पता चलता है। तो लॉरेंस के पापा यानी जॉन आर्थर लॉरेंस और उनकी मम्मा यानी लीडिया गर्ट्रूड में कभी नहीं बनती है और उनमें प्रतिदिन झगड़ा होता है, मारपीट होती है। यानी लॉरेंस का जो पारिवारिक जीवन था, जो बचपन था, वो एक ब्रोकन फैमिली, टूटे हुए परिवार में था। यद्यपि लॉरेंस के मम्मी पापा डिवोर्स नहीं लेते हैं, लेकिन वे आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। लॉरेंस की बिलवेड जेसी चैम्बर्स थी। जेसी चैम्बर्स ने लॉरेंस की साहित्यिक प्रतिभा को बहुत ही प्रोत्साहन दिया था और इनकी कृतियों को छपवाने में, पब्लिश कराने में भी उनका योगदान था। यद्यपि लॉरेंस वास्तविक ज़िंदगी में जेसी चैम्बर्स से शादी नहीं करते हैं। लॉरेंस की वाइफ फ्रीडा वीकली थी और इनसे लॉरेंस की शादी बहुत ही एडवेंचरस थी, बहुत ही एक फिल्मों की कहानी की तरह जोखिम भरी हुई थी। और उनके फ्रीडा के जो पति थे, हस्बैंड, वे प्रोफेसर थे और वे जब लॉरेंस से 1912 में मिलती हैं तो 3 बच्चों की मदर होती हैं। वे 3 बच्चों को छोड़ करके लॉरेंस साथ बावेरिया, जर्मनी, वे जर्मनी की ही थीं, भाग जाती हैं। और फिर 1914 यानी 1914 में उनका अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है और 1914 में ही लॉरेंस से उनकी शादी हो जाती है। तो लॉरेंस की वाइफ फ्रीडा वीकली। लॉरेंस जो ने बहुत सारे नावल लिखे हैं और बहुत इनके नावल इम्पॉर्टेंट हैं। पहला नावल इनका द व्हाइट पीकॉक है 1911 में। दूसरा द ट्रेस पासर है 1912 में।
तीसरा सन्स एंड लवर्स है 1913 में, ऑटोबायोग्राफिकल है, इडिपस कॉम्प्लेक्स पर बेस्ड है यानी मदर फिक्सेशन पर बेस्ड है, सन्स एंड लवर्स 1913। फोर्थ नावल द रेनबो है 1914। द रेनबो भी बहुत ही मेल फीमेल रिलेशन पर आधारित नावल है और बहुत ही विवादास्पद रहा है। वीमेन इन लव 1921 का है, द रेनबो का के ही क्रम में है, इसका सीक्वल है। ऑन रोड 1922, कंगारू 1923 है, इसे थॉट एडवेंचर भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया पर आधारित है 1923 कंगारू, थॉट एडवेंचर। द प्लूम्ड सरपेंट 1926 का है, मेक्सिको के बारे में है। द प्लूम्ड सरपेंट 1926 अबाउट मेक्सिको के बारे में है। लेडी चैटरलीज लवर 1928 का है और इसका अनएक्सपर्गेटेड एडिशन 1960 में यानी बिना काट छांट का एडिशन 1960 में पब्लिश हुआ था। लॉरेंस रोट मेनी शॉर्ट स्टोरीज, बहुत सारे उनके शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शंस हैं और उनको यहाँ उनका उल्लेख नहीं किया गया है। लॉरेंस ने बहुत से एसेज लिखे हैं, एक साइको एनालिसिस एंड द अनकॉन्शस 1921 का है, साइको एनालिसिस एंड द अनकॉन्शस। फैंटेसिया ऑफ अनकॉन्शस 1922 का है, ये दोनों साइकोलॉजिकल हैं। फैंटेसिया ऑफ अनकॉन्शस। सी एंड सार्डिना 1921, मॉर्निंग इन मैक्सिको 1927। क्रिटिकल राइटिंग में द स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी, तो द स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी लॉरेंस के लेखन प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी लॉरेंस की खुद की लेखन प्रक्रिया को समझने के लिए उनका जो क्रिटिकल राइटिंग है द स्टडी ऑफ थॉमस हार्डी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। लॉरेंस रोट मेनी प्लेज, बहुत सारे उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, उतने प्रसिद्ध नहीं हैं, लेकिन लॉरेंस रोट मेनी प्लेज। यहाँ तक कि लॉरेंस ने कुछ कथेतर साहित्य यानी फिक्शन, नॉन फिक्शन लिटरेचर भी लिखा है और वो भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। लॉरेंस की पोएम्स के बहुत सारे कलेक्शंस हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण कलेक्शंस हैं। एक है बर्ड्स बीस्ट्स एंड फ्लावर्स 1923 का, बर्ड्स बीस्ट्स एंड फ्लावर्स ये प्रसिद्ध है। और एक शुरुआती है लव पोएम्स एंड अदर्स 1913 का, लव पोएम्स एंड अदर्स। इसके अलावा भी इनकी पोएट्री के बहुत सारे कलेक्शंस हैं। लॉरेंस की डेथ 22 मार्च 1930 यानी 22 मार्च 1930 को होती है। फ्रांस के एक सैनिटोरियम में होती है, क्योंकि ये ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट थे और लाइफ लॉन्ग इन्होंने ट्यूबरकुलोसिस से स्ट्रगल किया था। तो लॉरेंस यानी DS लॉरेंस, डेविड हर्बर्ट लॉरेंस जो 85 में पैदा होते हैं, 30 में जिनकी डेथ हो जाती है, यानी 45 वर्ष के अल्प जीवन में उन्होंने न केवल बहुत ही प्रचुर मात्रा में साहित्य का सृजन किया और साहित्य के सारे क्षेत्रों में सृजन किया, वरन उन्होंने साहित्य की एक दिशा का निर्धारण भी किया। कम से कम नावेल्स की दिशाओं का जो है, नावेल्स का दिशा परिवर्तन कर दिया, उसका एक नया उसकी स्टाइल पैदा करी, नई शैली का लॉरेंस साहब ने नावेल्स में जन्म दिया। फॉरेस्टर जो एक बहुत ही प्रसिद्ध नावलिस्ट हैं और वर्जीनिया वुल्फ का जो ब्लूम्सबरी ग्रुप है उससे संबंधित हैं। E.M. फॉरेस्टर
तो E.M. फॉरेस्टर का नावल के लॉरेंस के सम्मान में एक कथन है कि फॉरेस्टर कॉल्ड लॉरेंस द ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव नॉवेलिस्ट ऑफ जनरेशन, यानी जनरेशन का उन्होंने ग्रेटेस्ट इमेजिनिस्ट नॉवेलिस्ट लॉरेंस को कहा है। फॉरेस्टर ने लॉरेंस को द ग्रेटेस्ट इमेजिनेटिव नॉवेलिस्ट ऑफ जनरेशन कहा है। तो ये D.S. लॉरेंस की बहुत ही संक्षेप में उनका परिचय था। इसके बाद हम लोग उनके जो प्रसिद्ध नावल सन्स एंड लवर्स है, इसकी कहानी तथा इससे संबंधित जैसे इडिपस कॉम्प्लेक्स है और जो दूसरे महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनका अध्ययन करेंगे। सन्स एंड लवर्स कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत आता है और भारतीय विश्वविद्यालयों के MA की कक्षाओं में भी जो है ये पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित है और इस पर से कुछ प्रश्न बहुत आते हैं। एक तो इडिपस कॉम्प्लेक्स पर बहुत प्रश्न आता है और दूसरा इसका जो ऑटोबायोग्राफिकल तत्व है इसमें, यानी इसका जो ऑटोबायोग्राफिकल स्वरूप है, इससे संबंधित प्रश्न जो है बहुत सारे आते हैं। थैंक यू।